स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जब ट्रांजिस्टर सी कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार के होते हैं ये स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचने के लिए हम आईबी करंट को फिक्स रख देंगे और आउटपुट करंट आईसी और VCE इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम IC को y एक्सिस पर और आउटपुट वोल्टेज VC को x एक्सिस पर रखेंगे। IC करंट मिलिएम्पियर ऑर्डर की होती है। अब IB की अलग अलग वैल्यू पर जब हम IC और VC के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो बहुत से कर्व आपको मिलते हैं। उन सभी कर्व्स के ग्रुप को हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इस प्रकार से अलग अलग IB पर IC और VCE के बीच का ग्राफ कुछ इस प्रकार आपको प्राप्त होता है। अब जब IB करंट की वैल्यू 0 होती है IB करंट की वैल्यू को 0 करने के लिए हम इस ट्रांजिस्टर के बेस को इस बैटरी से नहीं जोड़ते। तो इसको जब आप इसके बेस को जब आप इस बैटरी से नहीं जोड़ते उस केस में ये जो की लगी हुई है वो ओपन होती है और जब ये की ओपन होती है उस स्थिति में IB करंट की वैल्यू 0 होती है। जब IB करंट की वैल्यू 0 होती है उस केस में IC करंट की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि उस स्थिति में एक लीकेज करंट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से एमिटर की ओर फ्लो होती है। इस लीकेज करंट को हम बोलते हैं ICEO, राइट। उस लीकेज करंट को हम ICEO के रूप में डिनोट करते हैं। इस ICEO करंट की वैल्यू माइक्रोएम्पियर में होती है और इस ICEO यानी इस लीकेज करंट के उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो होता है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, राइट। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, राइट। इनके कारण जो है एक लीकेज करंट कलेक्टर के C से E की तरफ फ्लो होती है, राइट। और इस कारण से जब IB करंट की वैल्यू 0 होती है उस स्थिति में IC करंट की वैल्यू 0 नहीं होती और IC करंट की जो वैल्यू होती है वो CEO के इक्वल होती है। अब चूंकि इस करंट की जो वैल्यू है माइक्रोएम्पियर में होती है इसलिए आप इसको लगभग 0 एम्पियर मान सकते हो, राइट। क्योंकि इसकी वैल्यू काफी कम है इसलिए आप इसको लगभग 0 मान सकते हो। तो इस कारण से IE भी 0 होगी, राइट। और IB तो पहले से 0 है नहीं। इस प्रकार से जब ट्रांजिस्टर के बेस में कोई करंट फ्लो नहीं होती तो उस केस में IC और IE दोनों 0 हो जाती हैं और ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है। IB is equal to 0 और VCE एक्सिस इन दोनों के जो बीच का रीजन होता है इस रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहता है, इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन,
कट ऑफ रीजन में सीबी जंक्शन और बी जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि यदि आप इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज करके बी जंक्शन को रिवर्स बायस में कर लो तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क नहीं करेगा, और इस केस में जो भी ग्राफ आएगा वो इस रीजन में होगा, राइट। और चूंकि इसमें ट्रांजिस्टर जो ग्राफ आएगा वो स्पष्टता से आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ये मान सकते हो कि इस रीजन में ट्रांजिस्टर काम नहीं करता। IB, IC और I की तीनों करंट की वैल्यू 0 होती है। अब जब आप इस PN जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखकर और IB करंट की वैल्यू बढ़ाते हो, IB करंट की वैल्यू आप कैसे बढ़ाओगे? जब आप इसकी वोल्टेज को बढ़ाओगे, जब आप VB वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है IB करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जब आप V वोल्टेज को बढ़ाओगे तो IB करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे IB करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे प्रत्येक IB के कॉरेस्पॉन्डिंग जो IC करंट है उसकी वैल्यू भी आपको बढ़ी हुई प्राप्त होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप IB करंट की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे IC यानी आउटपुट करंट भी लगातार बढ़ती जाती है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि किसी फिक्स IB के लिए जब आप BC और IC बीच में ग्राफ खींचते हो तो आप यहां पर देखोगे कि जो IC करंट है वो BC पर डिपेंड कर रही है। जैसे आप BC वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे जो IC करंट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि जो IC करंट है वो BC पर डिपेंड करेगी। स्टूडेंट्स, इसकी जो डिपेंडेंसी है आपने देखा कि CB कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट करंट होती है वो आउटपुट वोल्टेज पर लगभग डिपेंड नहीं करती, लेकिन इस पर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। यानी जब ट्रांजिस्टर C कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो उस केस में आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज पर डिपेंड करती है, राइट। जबकि CB कॉन्फ़िगरेशन में लगभग डिपेंड नहीं करती, राइट, जबकि इस पर डिपेंड करती है। ऐसा अर्ली इफेक्ट होने के कारण होता है, अर्ली इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट। अभी अर्ली इफेक्ट क्या होता है कि जब आप इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हो तो CB कॉन्फ़िगरेशन CE जंक्शन की जो डिप्लेशन लेयर है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है, राइट। जो डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। जब ये डिप्लेशन लेयर फैलती हुई बेस रीजन को क्रॉस करती है, यानी बेस रीजन के अंदर जब ये फैलना शुरू हो जाती है उस केस में IB करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। जब IB करंट की वैल्यू कम होगी उस स्थिति में क्या होगा कि IE करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी और IE करंट की वैल्यू बढ़ने से IC करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। अर्ली इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे आप इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, E, B और C। ये रिवर्स बायस में है इसलिए ये जो डिप्लेशन लेयर होगी उसकी विड्थ ज्यादा होगी और ये फॉरवर्ड बायस में इसलिए इसकी विड्थ कम होगी। जैसे आप BC वोल्टेज बढ़ाओगे, इन दोनों के बीच की वोल्टेज बढ़ाओगे तो इन दोनों जंक्शन B जंक्शन और N, इन दोनों के बीच की जो रिवर्स वोल्टेज होगी लगातार बढ़ती जाएगी, राइट। जब आप इस वोल्टेज में वृद्धि करोगे तो इसका जो रिवर्सनेस है वो बढ़ता जाएगा, राइट।
तो चूंकि दोनों की जो रिवर्स वोल्टेज बढ़ रही है, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रही है, इसलिए जो डिप्लेशन लेयर है वो पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो डिप्लेशन लेयर है वो पहले कितनी थी, अब ये बढ़कर इतनी होगी। आप देखो कि जैसे डिप्लेशन लेयर वोल्टेज साथ साथ बढ़ रही है, वैसे वैसे जो बेस रीजन है वो कम होता जा रहा है, राइट। अब जो कि बेस रीजन कम हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस एन रीजन से कलेक्टर की तरफ, यानी इस इमिटर से कलेक्टर की तरफ मूव करते हैं, और उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, लगभग 90 to 98% कुछ इलेक्ट्रॉन जब इस बेस रीजन को पार करते हैं तो 90 to 98% इलेक्ट्रॉन जो है वो तो सीधे निकल जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेस रीजन के होल से रिकम्बाइन हो जाते हैं, और जिस कारण से बेस करंट आपको प्राप्त होती है, राइट। अब चूंकि ये रीजन कम हो चुका है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, राइट। और रिकॉम्बिनेशन कम होने से ये जो बेस करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। और चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पहले 90 to 98% इलेक्ट्रॉन ही पहुंच रहे थे, लेकिन अब लगभग सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे हैं, इसलिए आईसी करंट की वैल्यू पहले की तुलना में ज्यादा होगी, राइट। इससे इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट, राइट। इस अर्ली इफेक्ट के कारण जैसे जैसे आप डीसी वोल्टेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे ये जो रिवर्स जो डिप्लेशन लेयर है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने से जो आईसी करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और आईसी करंट की वैल्यू बढ़ने से जो वीसीई है, राइट, वीसीई की आईसी पर डिपेंडेंसी कुछ होगी, राइट। तो इस कारण से जो ग्राफ है वो आपको सीबी कॉन्फ़िगरेशन के जैसे बिल्कुल इस VC एक्सिस के पैरेलल नहीं मिलते, बल्कि कुछ स्लोपी होते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देखो कि जो कर्व है वो कुछ स्लोप वाले हैं। स्लोप वाले क्यों है, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जैसे आप DC वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आईसी की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। और अब आप यहाँ पर देखोगे कि जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक वोल्टेज ऐसी होती है जो आईसी करंट है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इस रीजन को हम बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक डाउन रीजन को होता है कि जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में आईसी करंट की वैल्यू तेजी से बढ़ती है, राइट। तेजी क्यों बढ़ती है, इसमें दो इफेक्ट काम करते हैं, पंच थ्रो और एवलांच, राइट। इन दो इफेक्ट्स के कारण जो आईसी करंट है वो लगातार तेजी से बढ़ती है, और हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट। यदि कोई ट्रांजिस्टर ज्यादा VC वोल्टेज पर काम कर रहा है, राइट, और जो ट्रांजिस्टर की जो रेटेड वोल्टेज है वो कम है, तो ट्रांजिस्टर ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। तो क्यों ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर की जो आईसी करंट है वो पहले तुलना में बढ़ जाएगी, राइट, और इसी कारण जो ट्रांजिस्टर है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट। मैंने भी आपको ये बताया कि जो बढ़ने का कारण है वो क्या है, पंच थ्रो इफेक्ट, और दूसरा एवलांच इफेक्ट। और आप देखोगे जिससे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आईसी करंट वो कम नहीं हो रही। कम कब होगी, कम तब होगी जब आप इस VC वोल्टेज को कम करोगे। जब आप VC वोल्टेज को कम करोगे, इससे आप वोल्टेज को कम करोगे, वैसे वैसे जो इसकी जो रिवर्सनेस है, अभी देखो ये रिवर्स बायस है, जैसे आप इस वोल्टेज को कम करोगे वैसे वैसे इसकी जो रिवर्सनेस है वो कम होती जाएगी। क्यों, तो ये जो वोल्टेज है जब आप इस वोल्टेज को कम करोगे, अब देखो मैंने क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया। अब ये जो पोटेंशियल था वो पहले कम नेगेटिव कम पॉजिटिव था और ये ज्यादा पॉजिटिव था, लेकिन चूंकि आपने वोल्टेज कम कर दी है इसलिए इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो कम हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो रिवर्स वोल्टेज वो पहली तुलना में कम होगी। अब आपने और वोल्टेज कम कर दी तो इस पॉजिटिव प्लेट की जो पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल पहली तुलना में और ज्यादा कम हो जाता है, और इस कारण से इन दोनों के बीच की जो रिवर्स वोल्टेज है वो लगातार कम होती जाती है,
राइट। और जब ये रिवर्स बायस वोल्टेज इतनी ज्यादा कम हो जाए, राइट, जब ये वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है रिवर्स बायस यानी बी सी पॉइंट के बीच जो वोल्टेज इतनी ज्यादा कम हो जाए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, वो यहां से यहां तक कम पहुंचेंगे, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो करंट है, आईसी करंट है, वो जैसे आप वोल्टेज कम करोगे वैसे वैसे, जैसे आप डीसी वोल्टेज कम करोगे वैसे वैसे जो करंट है वो लगातार कम होती हुई जीरो हो जाएगी, राइट। ठीक इसी प्रकार से जब आप आईबी की वैल्यू बढ़ाओगे, राइट, और आईबी की बड़ी वैल्यू पर जब आप डीसी वोल्टेज कम करोगे वैसे वैसे जो करंट है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में रैपिडली कम होगी और जीरो की तरफ अग्रसर हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से आपको एक ऐसा चित्र मिलेगा जिसमें जो करंट है वो तेजी से कम हो रही है और उस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, राइट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। आप देखोगे कि ये जो लाइन है इसको मैं ओ बी कह दूं, ओए कह दूं, ये ओए लाइन और ये करंट एक्सिस, इन दोनों के जो बीच का रीजन होता है वो होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में जो आईसी करंट होती है वो वीसी की वैल्यू जो आप कम करते हो तो तेजी से कम होकर जीरो की तरफ अग्रसर हो जाती है, जीरो हो जाती है, राइट। अब बात आती है कि इसका डायनामिक रेजिस्टेंस कितना होता है, इसका आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस कितना होता है। तो जो आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस है उसको हम R0 के द्वारा डिनोट करते हैं, R0, राइट। और इस R0 की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा BCE अपॉन डेल्टा किसी फिक्स आईबी पर, राइट। अब किसी भी आईबी पर इसका डायनामिक रेजिस्टेंस, आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हो, राइट। जैसे हमने सेम जो विधि, जैसे मैंने आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताई कि आप इस पॉइंट से एक पॉइंट ऊपर लोगे, इस पॉइंट से एक पॉइंट नीचे लोगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज में चेंज है वो होगा आपका डेल्टा BCE और इन दोनों पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंज है वो है डेल्टा IC और इन दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे तो आपको इस पर्टिकुलर कर्व के लिए डायनामिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा और इस डायनामिक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो लगभग 1 k ओम के आसपास होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है 1 k ओम, ये जो सीवी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस आपको मिला था, राइट, आउटपुट डायनामिक रेजिस्टेंस मिला था उसकी तुलना में बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो जो ग्राफ थे वो इसकी तुलना में बहुत कम स्लोपी थे, राइट, जबकि इस कर्व की जो स्लोप है उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा है। वो जो ग्राफ थे वो जस्ट इस वोल्टेज एक्सिस के पैरेलल थे, राइट, वोल्टेज एक्सिस के पैरेलल थे, जबकि ये जो ग्राफ है वोल्टेज एक्सिस के पैरेलल नहीं है। इसलिए इनका कुछ स्लोप होने के कारण जो रेजिस्टेंस है वो आपका मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने इस लेक्चर में कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कॉमन सीसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। थैंक